हेलो एवरीवन। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया सर। जी 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 जी, थैंक यू। तो क्लास शुरू करता हूँ। बीकॉम 4 सेमेस्टर में आपका एक पेपर है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग। आज हम इसी सब्जेक्ट पे शुरुआत करेंगे। फर्स्ट यूनिट में आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब हमें ये देखना है कि एंटरप्रेन्योरशिप में होता क्या है, हम किन्हें कहते हैं और एंटरप्रेन्योर्स की क्यों रिक्वायरमेंट है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, एक तो पर्सनल लेवल पे, दूसरी प्रोफेशनल लेवल पे और नेशनल इनकम को डेवलपमेंट में हमारा एंटरप्रेन्योर का कैसा रोल है, इस पे हम फोकस करेंगे ये पूरे सिलेबस। तो सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसके अंदर बहुत सारे स्किल्स होते हैं, बहुत सारे वैल्यूज होते हैं। हम लोग इसमें पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है इसमें देखेंगे सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है। कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्यों जरूरी है, फिर इसका डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता है, उसके लिए एक स्पेशल माइंडसेट की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो इसके कुछ तौर तरीके हैं, कुछ प्रोसेस हैं, उस प्रोसेस के थ्रू ही हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कर सकते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत कुछ थ्योरीज हैं, थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, वो देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से थ्योरी हैं जिसके अकॉर्डिंग हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी सेटअप डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग ऑफ द इमरजेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसके सामने कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकते हैं, उनके सामने चैलेंज भी ला सकते हैं, इसमें हम फोकस करेंगे। एंड नेक्स्ट है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक ग्रोथ एज एन इन्वेंटर। एक एज ए इनोवेटर के रूप में एक एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल ग्रोथ भी करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी करता है, और हमारे जो देश जीडीपी है उसमें भी वो कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसमें भी हम लोग फोकस करेंगे कि कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, एंड complementing and supplementing economic growth, bringing about the social stability and balanced regional development in industries। तो ये हमारा यूनिट 1 का सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग हम ये सेशन कंप्लीट करेंगे। अब ये टर्म है इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर कौन है? जिसको हम लोग उद्यमी कहते हैं, जिसको हम लोग साहसी कह सकते हैं, कि कोई भी काम करने से पहले एक विजन हो, मिशन हो, एक टारगेट हो, और अपने गोल को अचीव करने के लिए उनके पास हार्ड वर्किंग स्ट्रेंथ हो। एंटरप्रेन्योर कौन है? डेवलप फ्रॉम द वर्ड जो है ये फ्रेंच वर्ड है इंटरप्रेन्योर। इसका मीनिंग है कि पर्सन हु अंडरटेक्स रिस्क ऑफ न्यू एंटरप्राइज। कुछ नया करने के अंदर जिसके पास जुनून हो, और न केवल जुनून हो, उसके अंदर वो काबिलियत भी हो, वो स्किल भी हो, टीम स्पिरिट भी हो, और पेशेंस भी हो रिस्क गेन करने के लिए, ऐसा पर्सन जो है वो एंटरप्रेन्योर होता है। तो एंटरप्रेन्योर के कुछ डेफिनेशन भी दिए हैं अकॉर्डिंग टू जेबीसी। ये कहना, इनका कहना है वन हु ब्रिंग टुगेदर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंबाइन देम इनटू द प्रोडक्ट। ये कहते हैं कि हमारा जो फैक्टर्स है जिससे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं और प्रोडक्ट तैयार करते हैं,
और उससे क्या करते हैं, हम एक फाइनेंशियल सिस्टम डेवलपमेंट करते हैं, जिससे स्वयं तो हम रोजगार के अवसर क्रिएट करते ही हैं, हम सोसाइटी के अदर पर्सन के लिए भी रोजगार के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के फैक्टर्स डेवलप करते हैं। अकॉर्डिंग टू जोसेफ, इनका कहना है एंटरप्रेन्योरशिप इज an innovator who brings economic development through new combination of factors of production। इनका कहना है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इन्वेंटर होता है, इनोवेटर होता है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है, किससे? कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के जो फैक्टर्स हैं उनके कॉम्बिनेशन के द्वारा इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए वो फोकस करता है। Entrepreneur profit is the expression of the value of what is the entrepreneur contribute to the production। जोसेफ yes good है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। एक एंटरप्रेन्योर के पास कौन कौन से क्वालिटीज होने चाहिए? सबसे पहला, उन्हें क्रिएटिव होना चाहिए, न्यू आइडिया होनी चाहिए, न्यू थिंकिंग होनी चाहिए, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स होनी चाहिए। हम जो कुछ भी सोचते हैं, तो अभी हमारे पास जितने इंफॉर्मेशन है, जितनी हमारे पास प्रोसेस है, उसके अलावा हम आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोच सकते हैं, क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं, न्यू चीजों पे कैसे हम अपना माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और बेटर हम क्या दे सकते हैं, न्यू तरीके से और क्या सॉल्यूशन हो सकता है। मार्केट में कोई प्रॉब्लम है, उस मार्केट के डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं, उसका हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स पावर है, ह्यूमन रिसोर्स को हम उनकी जो स्किल है, उस स्किल को कैसे इनहांस करते हुए उन्हें कैसे हम इनोवेटिव कर सकते हैं, उन्हें हम कैसे प्रोडक्टिव कर सकते हैं। तो इसका एक आइडिया होना एंटरप्रेन्योरशिप का ये पहली क्वालिटी है। दूसरी चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी रिस्पॉन्सिबल होना। केवल हम क्रिएटिव होने से एक एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकते हैं, हमें क्या होना होगा कि हम जो काम करते हैं वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप लें और पूरी जिम्मेवारी के साथ उस काम को करें, पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। नेक्स्ट है, आप एक गोल ओरिएंटेड हो। आपको पहले एक अपना गोल सेट करना होगा कि हमें क्या करना है। उस गोल को अचीव करने के लिए आपको कई चैलेंजेस एक्सेप्ट करने होंगे, न केवल चैलेंजेस एक्सेप्ट करने होंगे, उस चैलेंज का आपको सॉल्यूशन भी देना होगा। तो गोल ओरिएंटेड होना होगा। नेक्स्ट, वो जो सोचते हैं, सोचने के क्रम में इंडिपेंडेंट सोच होना चाहिए कि आप किसी पर डिपेंडेंट ना हो। कोई भी डिसीजन लेना है तो आप इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकें, ऐसा क्वालिटी एक एंटरप्रेन्योरशिप में, एक एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए। सेल्फ डिमांडिंग, मार्केट में डिमांड डेवलप करना है, ये उनका स्किल होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंट, और कोई भी एंटरप्रेन्योर तभी सक्सेस हो सकता है जब वो कॉन्फिडेंट हो। जब तक वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा, तब तक वो अपने पर्पस को पूरा नहीं कर पाएगा, वो गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। तो देन उसको सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा क्वालिटी है रिस्क टेकिंग। जो भी एंटरप्रेन्योर जितना रिस्क लेगा, वो उतना ही ज्यादा प्रॉफिट गेन करेगा। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट, नो रिस्क नो प्रॉफिट। तो यदि आप लाइफ में सक्सेस करना चाहते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर होना चाहते हैं, तो आपको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी डेवलप करनी होगी, रिस्क गेन करना होगा और प्रॉब्लम से ही खेलना होगा। कहते हैं कि खतरों का खिलाड़ी बनना पड़ेगा, खतरों से डरना नहीं होगा, रिस्क के सामने सरेंडर नहीं होना होगा, रिस्क को अपने सामने सरेंडर कर देना होगा। तो ऐसा रिस्क टेकिंग
स्किल, ये एक एंटरप्रेन्योर के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है रेस्टलेस। वो ऐसा नहीं है कि हम आराम कर रहे हैं, उन्हें वर्ष के 365 दिन 24 घंटे अपने विजन, अपने मिशन, अपने गोल के लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस करते रहना होगा, एंडलेस प्रोसेस करना होगा उन्हें, और कभी रेस के लिए नहीं सोचना, कंटिन्यूअस, चाहे जो भी सिचुएशन आए। जैसे एक फार्मर को हम एंटरप्रेन्योर के रूप में देखते हैं, चाहे बारिश हो या तपती धूप हो या कड़कड़ाती ठंडी हो, एक फार्मर अपने एग्रीकल्चर लैंड पे 24/7 क्रिएटिव रहता है, एक्टिव रहता है, तब जाकर के वह प्रोडक्शन प्राप्त करता है, तब वो अपने गोल को अचीव करता है, और न केवल स्वयं के लिए, एक नेशन के लिए, देश की पॉपुलेशन के फूड डिमांड को पूरा करता है। नेक्स्ट है एक्शन ओरिएंटेड। एक एंटरप्रेन्योर 24/7 एक्शन मोड में होना चाहिए, उसे हरदम कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, जो उनकी प्लानिंग है, उनके जो मैनेजमेंट है, उनके अकॉर्डिंग वो कंटिन्यूअस एक्शन को करते रहना चाहिए। एंथुसियास्टिक होना चाहिए, हर एक समय वो होपफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई एक प्लान लेके चले और उस प्लान में अगर कहीं से कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम डिस्करेज हो जाए। हरदम हमें क्या होना है, होपफुल होना है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर फंक्शन कैसे करता है? तो सबसे पहले हमारे पास एक क्या होता है, विजन होता है। हम जब एक विजन लेते हैं, विदाउट विजन हम एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्या करना है, आपके पास एक विजन होना चाहिए, मुझे करना क्या है। अब जब तक ये क्लियर नहीं होगा मुझे करना क्या है, तब तक आप कोई भी एक्शन नहीं कर पाएंगे। देन आपको कुछ प्रोसेस है, कुछ फंक्शन है, उसको अपनाने हैं। पहला है प्लान प्रिपरेशन। एक एंटरप्रेन्योर एक प्लानिंग करता है, प्लान तैयार करता है कि मुझे एक सेटअप रेडी करनी है, सेटअप का साइज ये होना चाहिए, उसका टर्नओवर ये होगा, उसका प्रोडक्शन ये होगा, हमारे रॉ मटेरियल ये होंगे, हमारा प्रोसेस ऐसा होगा, हमारा मार्केटिंग ये होगा। तो उसका एक विजन प्लान होना चाहिए। जब आपके पास एक प्लान होगा तो केवल प्लान करने से आप एक सेटअप रेडी नहीं कर सकते हैं। सेटअप रेडी करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास एक साइट होना चाहिए जिस जगह पे आप काम कर सकते हैं। अब जैसे कोई अगर आपको ऑफिस चलाना है तो एक ऑफिस का साइट होना चाहिए। प्रोडक्शन यूनिट एक कंपनी लगानी है तो उसके लिए एक साइट का सिलेक्शन करना होगा। लोकेशन, यानी प्लान के साथ साथ आपके पास रिसोर्स होना चाहिए और उसका एक लोकेशन होना चाहिए कि कौन सा जगह में हमें ये अपनी इंडस्ट्री लगानी है। एंटरप्रेन्योर शिप के लिए हमें जो प्लान कर रहे हैं उसका साइट क्या होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोविजन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम कोई प्रोडक्शन प्लांट लगा रहे हैं, कोई एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी करने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट का प्रोविजन हो सकते हैं, सोसाइटी के लिए क्या क्या हमें प्रोविजन डेवलप करने होंगे। तो उन सारे फैक्टर्स को हमें देखना होगा और उसे न केवल देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान करनी होगी। नेक्स्ट, प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेनेंस। अब क्या है कि मार्केट में आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, तो वो प्रोडक्ट का डिमांड तब होगा जब उसमें क्वालिटी होगी। सेम क्वालिटी क्वांटिटी मार्केट में होगी, सेम प्रोडक्ट मार्केट में होगा, लेकिन आपके प्रोडक्ट में अगर क्वालिटी मेंटेन होगी तो उसका डिमांड बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ेगा तो आपको सक्सेस मिलेगी। नहीं, आपको सक्सेस मिलेगी तो आपका फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी होगा, सोशल डेवलपमेंट भी होगा, रेपो डेवलपमेंट भी होगा, और आप सोसाइटी के अदर पर्सन के लिए इंस्पिरेशन के रूप में भी अपने को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स। अब कोई भी प्रोडक्शन यूनिट तब सक्सेस हो सकती है जब उसके प्रोडक्ट्स का मार्केट में डिमांड हो, न केवल डिमांड में हो, उसकी मैक्सिमम सेलिंग भी हो। जब सेलिंग होगा तो उससे आपको प्रॉफिट जनरेशन होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा, देन आप तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर रहे हैं, आपका कोई एक सेटअप डेवलप हो रहा है, तो सोसाइटी में उसकी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। इंफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं आप,
थ्रू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का क्या प्रोसेस हो सकता है? करंट सिनेरियो में आप सोशल मीडिया से भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, और बहुत सारे प्रोसेस हैं। आप बैनर यूज कर सकते हैं, पोस्टर यूज कर सकते हैं, वॉल राइटिंग कर सकते हैं, ऐड दे सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं जिससे हम अपना फंक्शन, अपने एंटरप्रेन्योरशिप जो सेटअप है, इंटरप्राइज है, उस इंटरप्राइज का आप सोसाइटी के बीच में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्च ऑफ मार्केट। अब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है कि यदि आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप अपना इंटरप्राइज को ग्रो करना चाहते हैं और उसकी सेल्स को और डेवलप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मार्केट के डिमांड को समझना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा। एक एंटरप्रेन्योर को मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर तभी सक्सेस हो सकता है कि जो मार्केट के नीड्स, डिमांड और अवेलेबिलिटी की पूरी इंफॉर्मेशन हो उसके पास स्ट्रेटजी हो, प्लान हो, तभी वो अपने गोल को अचीव कर पाएगा। तभी अभी एक मार्केट में अपने आप को पाएगा। तो इसके लिए उन्हें सर्च ऑफ मार्केट ये होना चाहिए, इस प्रोसेस पे जाना चाहिए कि हमें मार्केट में क्या क्या चीजों की डिमांड है, अवेलेबिलिटी क्या है, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, और लोगों की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो कितना सफिशिएंट हो सकते हैं। तो उन्हें मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट, सुपरविजन। अब हमारा जो प्रोसेस है, हम जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो हमें क्या करना है कि हमारी जो पूरी सिस्टम है, उस सिस्टम की हमें क्या करना है, सुपरवाइज करनी है। रिस्क टेकिंग, ये बहुत बड़ी फंक्शन है कि आप जो भी करेंगे, एंटरप्रेन्योर डेवलप होना एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, एक बहुत हार्ड डिसीजन है। हार्ड डिसीजन है इसमें कि आपको मनी भी इन्वेस्ट करने हैं, आपको टाइम भी एक्सपेंड करने हैं, आपको रिस्क भी गेन करने हैं, आपको चैलेंज को भी एक्सेप्ट करने हैं, मार्केट पे जो कंपटीशन है फेस करने हैं, और अपनी विजन के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट गेन भी करनी है। तो ये सारे प्रोसेस में सबसे बड़ी बात है कि आपको रिस्क टेकिंग करनी है। ये फंक्शन है, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, ये सारा सेटअप करने के बाद बहुत ऐसी कंपनियां होती हैं, बहुत ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं, वो कुछ समय तो टिकते हैं, लेकिन बाद में रिस्क ये नहीं करने के कारण मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, इनोवेशन। आज का जो टाइम है, ये न्यू ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत कंटिन्यूस आगे बढ़ते जा रही है। तो हमें एज ए एंटरप्रेन्योर न्यू इनोवेशन का भी नॉलेज होना चाहिए, न्यू ट्रेंड्स का नॉलेज होना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। जिस काम को आप मैनुअल सैकड़ों पर्सन से कर सकते हैं, उसी काम को करने के लिए अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, तो शॉर्ट टाइम में और कम खर्च में आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, ज्यादा लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं। तो हमें टाइम टू टाइम अपने एंटरप्राइज में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने हमें इनोवेशन, न्यू इनोवेशन है, इन्हें भी इम्प्लीमेंट, तभी आप एक डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब मैं बात करूं इंटरप्रेन्योर वर्सेस इंट्राप्रेन्योर। एक है इंटरप्रेन्योर, दूसरा इंट्राप्रेन्योर। अब अगर आप एक इंस्टीट्यूट डेवलप करना चाहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको दोनों प्रकार की चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो इंटरप्रेन्योरशिप की होगी, दूसरा इंटरप्रेन्योर। आप बहुत सारे काम खुद सोचते हैं, लेकिन हर एक काम आप स्वयं नहीं कर सकते, तो आपको उस काम को कम स्किल मैन पावर की होगी, लेबर का भी जरूरत पड़ेगा, एक मैनेजर का भी जरूरत पड़ेगा, मिडिल लेवल, हायर लेवल, लोअर लेवल, अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग प्रकार के मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। तभी आप अपने विजन, अपने प्लान, अपने मिशन पे सक्सेस हो सकते हैं। तो मैं देख रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस इंटरप्रेन्योर, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो एंटरप्रेन्योर जो है, एंटरप्रेन्योर इज एम्प्लॉयर। कोई भी एंटरप्रेन्योर है तो वो एम्प्लॉय नहीं हो सकता, वो एक एम्प्लॉयर है, उसके पास एक विजन है, उसके पास एक प्लान है, उसके पास एक सेटअप है, उसके पास एक गोल है। नेक्स्ट, जो इंट्राप्रेन्योर है, वो एंटरप्रेन्योर इज
एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय है। एंटरप्रेन्योर जो है एम्प्लॉयर है, वो रोजगार देने वाला है, अवसर देने वाला है, लोगों को एम्प्लॉय में जनरेट करने का अपॉर्चुनिटी देने वाला है। और जो एंटरप्रेन्योर है वो अपॉर्चुनिटी का बेनिफिशियरी है, उस अपॉर्चुनिटी का लाभ लेने वाला है, वो अपनी अर्निंग डेवलपमेंट उन एंटरप्रेन्योर के प्लान के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट ऑपरेशन करता है, वो उसको सोचना नहीं कि हमें कोई प्लान देगा, हमें कोई बताएगा, हमें कोई विजन देगा तो मैं काम करूंगा। वो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। और हमारा जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करेगा, वो डिपेंडेंट है किस पे, ऑर्गेनाइजेशन टू द इम्प्लीमेंट इस आइडिया। जो ऑर्गेनाइजेशन की आइडिया है, जो ऑर्गेनाइजेशन के प्लान है, जो ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप है, उस सेटअप पे वो डिपेंडेंट है। वो कोई भी चीजें अपने हिसाब से नहीं कर सकते, उनके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल रिस्क इन्वॉल्व इन एंटरप्राइज। कोई भी रिस्क है वो एंटरप्रेन्योर लेने के लिए स्वतंत्र है, जबकि एंटरप्रेन्योर डज नॉट बियर टू ऑल द रिस्क। वो कोई भी रिस्क लेने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि उन्हें जो टास्क दिया गया है, जिस पोजीशन पे रखा गया है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो उनका दायरे में आता है, उससे बियॉन्ड वो कोई रिस्क गेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है exhibits higher needs for achievement। ये का हायर पोजीशन तक जा सकते हैं। एंटरप्रेन्योर से may not have high need achievement, वो हाई अचीवमेंट अचीव नहीं कर सकते हैं। तो सैलरी उनको मिलती है, प्रमोशन एंड इंसेंटिव आर द रिवार्ड। उनको रिवार्ड के रूप में क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा, सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, पोजीशन मिल सकता है। अगर वो जूनियर पोजीशन पे हैं तो उनका प्रमोशन होकर के उनसे सीनियर पोजीशन हो सकता है, सीनियर पे हैं तो बड़े पोजीशन पे जा सकते हैं, अगर लोअर लेवल पे हैं तो बड़े लेवल में प्रमोशन हो सकता है, मिडिल लेवल पे हैं तो हायर लेवल प्रमोशन हो सकता है, अगर असिस्टेंट मैनेजर है तो डिप्टी मैनेजर हो सकते हैं, डिप्टी मैनेजर है देन मैनेजर हो सकते हैं। तो इस तरह से उनका प्रमोशन हो सकता है और इंसेंटिव, ये रिवार्ड उन्हें मिल सकता है। इनके द्वारा मिल सकता है, वो एंटरप्रेन्योर के द्वारा मिल सकता है। नेक्स्ट, मे नॉट हैव द फॉर्मल क्वालिफिकेशन। अभी कोई जरूरी नहीं है कि कोई इंटरप्रेन्योर होने के लिए एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एमबीए हो, पीएचडी हो, हाई क्वालिफिकेशन हो उसके पास, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई जरूरी, हाँ ये हो तो और अच्छा है, लेकिन नहीं हो तो भी कोई भी रिस्क गेन करने वाला पर्सन एंटरप्रेन्योर हो सकता है। जबकि एंटरप्रेन्योर होने के लिए शुड हैव द सम प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन अगर कोई मैनेजर है, कोई टेक्निकल स्टाफ है, कोई जूनियर लेवल का एम्प्लॉय है, हायर लेवल पे एम्प्लॉय है, तो उनका उस सेटअप के हिसाब से एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर होने के लिए कोई विशेष क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि एंटरप्रेन्योर होने के लिए आपका पोजीशन के अकॉर्डिंग एक प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट भी है। नेक्स्ट, डू नॉट हैव एनी बाउंड्री फॉर द ऑपरेशन। एक एंटरप्रेन्योर को सोचने के लिए कोई निश्चित दायरा नहीं है, क्या आप इसी दायरा में सोच सकते हैं, कोई भी बाउंड्री नहीं है उनकी। आउट ऑफ द बॉक्स जो कॉन्सेप्ट है, तो वो अनलिमिटेड ऑपरेशन कर सकते हैं, तो एक निश्चित दायरे में बंधे नहीं है। जबकि एंटरप्रेन्योर को he has to operate within the organizational policies। उनके लिए दायरा फिक्स किया हुआ है, बाउंड्री लाइन क्रिएट किया हुआ है कि उन्हें उस लक्ष्मण की रेखा के अंदर ही पार करना है। जैसे सीता के लिए लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दिया था कि आपको इसी बाउंड्री लाइन में रहते हुए कोई भी ऑपरेशन करने हैं, कोई भी डिसीजन लेने हैं, कोई भी फंक्शन करने हैं। अगर आप आउट ऑफ द बाउंड्री जाते हैं तो आपके लिए घातक हो सकता है। तो एक इंट्राप्रेन्योर के लिए एक बाउंड्री लाइन में काम करना होता है, जबकि एक इंटरप्रेन्योर के लिए कोई भी बाउंड्री नहीं। नेक्स्ट हम बात करें कि बहुत सारे
एंटरप्रेन्योर हैं उनकी जो सक्सेस है उनकी आइडिया पर निर्भर करता है। जैसे गूगल allow time the professional project, some of the Google based project come into their 20% time policy. Benefit, Paul, but the creator of the Gmail started on the project in 2001. 2001 में पॉल ने गूगल की शुरुआत की एंड वर्क अप टू द लॉन्च इन 2000 April 1st, 2004. Gmail became the first email with a success search feature and upon keep all of the Gmail 1 GB of the storage. आज हम लोग 100% जितने लोग हैं लगभग जीमेल पे, ईमेल पे, गूगल पे डिपेंडेंट करते हैं. Illustrate the frequently ability to say under your limit. To initial launch was invite only bit of the superior commodity. Now it is considered the box part note have an email address ending @gmail.com. कि ये जो ईमेल है ये भी एक पर्सन का आइडिया है जो आज इतना बड़ा इंडस्ट्री के रूप में इसको कह सकते हैं कि बहुत बड़ा स्टार्टअप के रूप में ग्रो कर रहा है. द आइडिया ऑफ eChopal and ITC division terminated when Shiv Kumar, manager in ITC group agribusiness unit, approached ITC chairman with the request of Rs 50 lakh, the test of ideas. He wanted to procure from soya farm in Madhya Pradesh, thereby eliminating middlemen. Today, eChopal research reached out the over of 4 million farmers growing in range crops in over 40,000 villages across 10 states. और आज जो eChopal है ये 40,000 गांवों में पहुंच गया है देश के 10 राज्यों में. नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट बिटवीन मैनेजर एंड एंटरप्रेन्योर. एक मैनेजर और एक एंटरप्रेन्योर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या भिन्नताएं हैं. सबसे पहला जो बेसिस है वो है मोटिव. एक मैनेजर का मोटिव क्या हो सकता है? मोटिव इज टू रेंडर सर्विस इन एन एंटरप्राइज ऑलरेडी सेट बाय समवन एल्स. किसी के द्वारा बने हुए ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना? सर्विस देना. एक मैनेजर का मोटिव है. एक मैनेजर अपना 100% टाइम दूसरे के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके बेहतरी के लिए टाइम देता है. जबकि एक एंटरप्रेन्योर का मोटिव है, मोटिव टू एन एंटरप्रेन्योर इज टू स्टार्ट द वेंचर ऑफ हिज पर्सनल ग्रेटिफिकेशन. और जबकि इंटरप्रेन्योर जो है आपका 100% जो है अपने न्यू वेंचर के लिए काम करता है और पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए काम करता है. नेक्स्ट, बेसिस स्टेटस. कोई भी एक मैनेजर है तो वो ऑनर नहीं हो सकता. वो एक एम्प्लॉय है, वो एक सर्वेंट है. किसका सर्वेंट है? ऑनर का. जो ऑनर है यानी एंटरप्रेन्योर है वो उसका एक चाहे भले ही उसका क्वालिफिकेशन हाई लेवल पे हो, भले ही वो वर्ल्ड लेवल का एजुकेशनिस्ट हो, लेकिन अगर वो मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन का, वो जस्ट लाइक अ सर्वेंट है, वर्कर है. नेक्स्ट, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो एंटरप्रेन्योर भले ही वो कम क्वालिफिकेशन का हो लेकिन वो ऑनर है, खुद का मालिक है. वो नौकरी पाने वाला नहीं है, किसी का अंडर नौकरी करने वाला नहीं है, किसी के कृपा पे नहीं है. वो स्वयं के काबिलियत की बदौलत है, स्वयं के साहस कैरेज की बदौलत है वो ऑनर है, रेस्पेक्टेड है.
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेसिस नंबर थर्ड, रिस्क। मैनेजर डज नॉट बियर एनी रिस्क इन्वॉल्व इन द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का कोई भी रिस्क मैनेजर नहीं लेता, वो उसके द्वारा, अपने एंटरप्रेन्योर के द्वारा, अपने ऑनर के द्वारा जो उसके लिए सेटअप है, गोल दिए गए हैं, उसको टारगेट दिए गए हैं, उस टारगेट को केवल अचीव करता है, जबकि कोई रिस्क नहीं लेता है। और अगर हम एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो एज्यूम्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अनंत वो क्या करता है, उसकी कोई सीमा नहीं है रिस्क लेने की, हर रिस्क वो लेता है। उसके सामने जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी रिस्क आते हैं, हर एक रिस्क का वो सॉल्यूशन देता है और उस रिस्क का करेज के साथ, साहस के साथ सामना करता है। नेक्स्ट, रिवार्ड्स। किसी मैनेजर को सैलरी विच इज द सर्टेन एंड फिक्स। मैनेजर है तो सैलरी के लिए काम करता है, तो उसका यही रिवार्ड है। अगर वो बेटर काम करता है तो उससे सैलरी हाइक होती है, इससे उसका पूरी सिस्टम चलता है। नेक्स्ट, अगर हम एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो उन्हें सैलरी नहीं मिलती है, जबकि उस ऑर्गेनाइजेशन के होने वाले प्रॉफिट्स वो एंटरप्रेन्योर के लिए रिवार्ड्स है, which are the highly uncertain and not fixed। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर एंटरप्रेन्योर है तो उस एक निश्चित इनकम होगी, वो 20 लाख कमा सकता है, 50 लाख कमा सकता है, करोड़ भी कमा सकता है और लॉस में भी जा सकता है, तो उसकी कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि वो कितना कमाएगा। नेक्स्ट, इनोवेशन। A manager simply execute the plan prepared by the entrepreneur। एंटरप्रेन्योर के द्वारा बने हुए प्लान को, बनाई हुई योजना को, बनाए हुए सिद्धांत को केवल और केवल इंप्लीमेंट करना एक मैनेजर का काम है, जबकि किसी एंटरप्रेन्योर जो है himself think over what and how to produce goods and meet the change needs of the customer। वो ये देखता है, वो ये सोचता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं, कौन से गुड्स हमें प्रोड्यूस करने हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उसके नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। Hence, he act as innovator, change agent। वो सोसाइटी का चेंजर है, वो एक चेंज करने का एजेंट है, सोसाइटी के जो नीड्स हैं उसको फुलफिलमेंट करता है, तो वो एक इनोवेटर है। एक एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर है, जबकि एक मैनेजर केवल और केवल एक सैलरी होल्डर वर्कर। नेक्स्ट, अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, नीड्स टू प्रोसेस क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन। एक मैनेजर होने के लिए क्या होना चाहिए, बेसिक क्वालिफिकेशन होने चाहिए, एक बेसिक क्वालिटीज होनी चाहिए, लाइक हाई अचीवमेंट मोटिव होना चाहिए, ओरिजिनलिटी इन थिंकिंग, उसके सोच में ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, फोरसाइटनेस होनी चाहिए, रिस्क बेयरिंग एबिलिटी होनी चाहिए, मैनेजमेंट कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके अंदर एक मैनेजर के सारे जो स्किल्स हैं, उसको स्टाफिंग भी आनी चाहिए, उसे ऑर्गेनाइजिंग भी आनी चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग भी आनी चाहिए, कंट्रोल कमांड, ये सारे प्रोसेस उसको करने होंगे, ये सारी चीजों का एक्सपर्ट होना होगा, इन सारी चीजों पे उनकी अपनी कमांड होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए। जबकि इंटरप्रेन्योर के लिए नीड टू प्रोसेस डिस्टिंक्ट क्वालिफिकेशन इन द टर्म्स साउंड नॉलेज इन मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब एक एंटरप्रेन्योर जो है वो सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिट दे सकता है, सोसाइटी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकता है, नेशन का जीडीपी में डेवलपमेंट कैसे कर सकता है, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में कैसे वो गवर्नमेंट तो सलाह है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सक्षम मिलने का संभव भी नहीं, इस कंडीशन में
हर व्यक्ति को सरवाइव करने के लिए, जीवन जीने के लिए किसी न किसी प्रोडक्टिव यूनिट से जुड़ना होगा। और ये कैसे हो सकता है? जब तक रोजगार के अवसर नहीं पड़ेंगे, पर हर व्यक्ति को इनकम का सोर्स नहीं होगा, और जब तक इनकम का सोर्स नहीं होगा तो हम पर कैपिटा इनकम को विकसित नहीं कर पाएंगे। आज भी डेवलप कंट्री नहीं हो पाया। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट अभी हम इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, वो भी नहीं हो पाए हैं। आज भी हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड की सबसे हाई पॉपुलेशन है, जिसमें हमारा यूथ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारा जो यूथ है इसको हम कैसे प्रोडक्टिव कर सकते हैं, इसको हम कैसे रिसोर्स के रूप में डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उससे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। जब इकोनॉमिक डेवलप करेंगे तो सोशल डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा तो हमारा नेशनल ग्रोथ भी बढ़ेगा, सोसाइटी में रेस्पेक्ट बढ़ेगा, इंडिया का जो इमेज है वो भी बिल्डअप होगा। तो ये बहुत बड़ी चैलेंज है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट अभी बहुत सारी प्रोजेक्ट ला रही है, बहुत सारे प्लान कर रहे हैं, स्किल ओरिएंटेड कोर्स डेवलप कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया का विजन ला रही है, मुद्रा लोन, तमाम तरह के ऐसे स्कीम गवर्नमेंट दे रही है जिससे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। और खास मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्किल कोर्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि पर पर्सन को, हर एक पर्सन को रोजगार के काबिल बनाना है, न केवल रोजगार करने के लायक, रोजगार को तैयार करने लायक। कहते हैं कि आज के यूथ का डिमांड ये होना चाहिए कि हम न केवल एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में खुद को बिल्डअप करें, हम एक रोजगार ग्राही न बनकर रोजगार प्रदाता बने। तो इसके लिए हमें करना है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट, क्यों जरूरी है एंटरप्रेन्योरशिप? नेशनल इनकम को बिल्डअप करने के लिए। हमारा जो देश की कैपिटा इनकम है उसको अगर हम हाइक करेंगे तो हमारा जीडीपी में भी ग्रोथ होगा, तो हमारा नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। तो इसके लिए भी हर एक लेवल पे, लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, हर एक लेवल पे हमें एंटरप्रेन्योर इकोनॉमिक एक्टिविटी को डेवलप करना होगा, सपोर्ट करना होगा, न्यू आइडिया, न्यू इनोवेशन के साथ उनको विकसित करना होगा। नेक्स्ट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। हम क्षेत्रीय स्तर पे भी बैलेंस करने के लिए, लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए, प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के लिए एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ एंटरप्रेन्योर डेवलप कर सकते हैं। हार्नेसिंग द लोकल अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है कि इंडिया का हर एक जोन में, चाहे वो किसी भी रीजन में रहते हो, नेचर ने बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल की। उस नेचुरल रिसोर्सेज को जो अवेलेबल है उसका हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जिससे उसी लोकेशन में रहते हुए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं और अधिक से अधिक लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ाई जाए। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट ही हो सकता है। इसके लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना है। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर जो लैंड है वहां पे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। अगर उनको हम प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं तो रोजगार की काफी संभावनाएं हैं। लोगों को रोजगार के लिए कहीं बाहर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके लिए उन्हें सपोर्ट की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको मोटिवेट करने की जरूरत है। सब इन चीजों का हम रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं तो लोकल लेवल पे भी रोजगार की अपार संभावना है। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग अनरेस्ट एंड सोशल टेंशन अमंग यूथ। आज यूथ के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज है, वो है एम्प्लॉयमेंट, इनकम। तो इसके पीछे हमें एंटरप्रेन्योर ये एक सॉल्यूशन दिखता है कि उनकी जो एक चैलेंज है उस चैलेंज को फुलफिल करने के लिए
में न्यू आइडिया, न्यू इनोवेशन के साथ, न्यू माइंड के साथ, और गवर्नमेंट की भी सहयोग लेते हुए, सोसाइटी का सहयोग लेते हुए, और न्यू माइंड सेट को डेवलप करते हुए हम सोशल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। इनोवेशन इन इंटरप्राइजेस, कोई भी इंटरप्राइज है तो उसमें हमें क्या करना है, न्यू इनोवेशन को इम्प्लीमेंट करना है, जिससे हम उसके फाइनेंशियल डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनका हम स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। सबसे बड़ी बात है कि अगर पर कैपिटा इनकम डेवलप होगा, हर एक व्यक्ति को इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना होगा, तो जब वो इन्वॉल्व होंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम जब बढ़ेगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ना स्वाभाविक है, और जब ये भी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो हमारे नेशनल डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, हमारा नेशन भी डेवलप होगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। अभी क्या है कि काफी लोग फाइनेंशियल रूप से, इकोनॉमिक रूप से किसी न किसी पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर मैं फैमिली की बात करता हूँ तो एक फैमिली में अगर 7% है तो 2% अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी में है तो 2 को उन्हीं पर्सन पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। लेकिन अगर हर व्यक्ति को अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए और उन्हें इन्वॉल्व होने की अपॉर्चुनिटी दी जाए, उन्हें विजन प्लान दी जाए, स्किल दी जाए, तो वो दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होकर के सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। तो हमारा जो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मोटो है, ये भी है कि हम हर एक पर्सन को इकोनॉमिक रूप से सेल्फ डिपेंडेंट करें। नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर प्रोसेस। अगर हमें एंटरप्रेन्योर बनना है तो हमें कुछ प्रोसेस करने होंगे। सबसे पहला है डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान। केवल सोचने से नहीं होगा कि हम ये चाहते हैं ये कर लें। क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक बिजनेस प्लान डेवलप करनी होगी। पहला प्रोसेस क्या है, डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान। पहले हम क्या करेंगे, एक प्लान करेंगे, हम किस एरिया में रहते हैं, वहां कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल हैं, उस रिसोर्स से हम क्या क्या प्रोडक्ट रेडी कर सकते हैं, उस एरिया में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मार्केट क्या है, हम उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इन चीजों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जब हम इस पे एनालिसिस करते हैं तो हमारा एक बिजनेस पॉइंट बनता है और उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं। देन आपने प्लानिंग कर लिया। नेक्स्ट, जब प्लानिंग आपने कर लिया, मुझे ये फाइनल कर लिया, मुझे ये प्रोडक्ट बनानी है और इसकी एक फैक्ट्री लगानी है, इसके लिए एक स्टार्टअप शुरू करने हैं, हमने इसके लिए एक इंडस्ट्री लगानी है, तो ये एक प्लानिंग का पार्ट हो गया। तो केवल प्लान करने से हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। देन क्या करना है, रिसोर्सिंग। अब हमें प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग पे आना है, सेटअप डेवलप करनी है। उसके लिए हमें एक लैंड डेवलप करना होगा, प्लांट लगाना होगा, मशीनरी लगानी होगी, मैन पावर लगाना होगा, प्रोडक्शन इंडस्ट्री डेवलप करना होगा। जो हमारा प्लान है उसको फुलफिल करने के लिए उसके जो भी सेटअप है वो सारे सेटअप डेवलप करने होंगे, यानी सारे रिसोर्स को अवेलेबल करना होगा, फंक्शन करना होगा। तो उसमें आपको क्या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी करना है। ह्यूमन रिसोर्स करने के लिए आपको उसके लिए स्टाफिंग करनी है, स्टाफिंग करने के बाद उनको ट्रेनिंग भी देनी है, ट्रेनिंग करने के बाद उनका कोऑर्डिनेशन भी करना है, कोऑर्डिनेशन करने के बाद उनको कंट्रोल भी करना है। ये सारी जो प्रोसेस है, मार्केटिंग भी देखना है, ये सारे प्रोसेस रिसोर्सिंग में करना। नेक्स्ट, मैनेजिंग कंपनी। अब जो कंपनी है इसको हमें सर्वाइव करने के लिए, कंटिन्यूस करने के लिए टाइम टू टाइम क्या करना है, मैनेज करना है। नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग। अब हमारे जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को हमें हार्वेस्टिंग करना है कि आप मैक्स से प्रोडक्शन को डेवलपमेंट कर सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं, क्वालिटेटिव बना सकते हैं, मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो इस पे भी हमें फोकस करना होगा, ये प्रोसेस है। नेक्स्ट प्रोसेस है डिस्कवरी। अब आप प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं, मार्केट में सेल करते जा रहे हैं, पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके सारा प्रोसेस चलते जा रहा है, लेकिन आप मार्केट में सर्वे नहीं कर रहे हैं, मार्केट के आज की डिमांड को नहीं देख रहे हैं, आज की कंपटीशन को नहीं देख रहे हैं,
तो आप लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है, आपको डिस्कवरी भी करना है, उसका रिसर्च भी करना है, पब्लिक का फीडबैक भी लेना है, कस्टमर का फीडबैक भी लेना है, अपने सिस्टम में भी आपको ये देखना है कि हमें क्या क्या चेंजिंग करने की जरूरत है, न्यू प्रोडक्शन हम कैसे और कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ मिनिमम एक्सपेंडिचर में हम मैक्सिमम आउटकम कैसे ले सकते हैं। ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सोचना होगा कि हमें क्या क्या और नया करना है। ये सारी चीजें हमें डिस्कवरी सेक्शन से देखना होगा कि इंटरप्रेन्योर जो प्रोसेस है, हमें इसको नई सारी चीजों की खोज करनी है। और ये भी आपको देखना है कि हमें कॉस्ट को कम कैसे कर सकते हैं। हमारा जो प्रोडक्शन यूनिट लगा हुआ है, उस प्रोडक्शन यूनिट में हमारी जो एक्सपेंस जा रही है, तो उसमें हमारी जो एक्सपेंस हो रही है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते हैं, प्रॉफिट कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्रिएटिव होकर के डिस्कवरी करना है। ये सारी प्रोसेस है एंटरप्रेन्योर होने का। नेक्स्ट है फैक्टर्स विच इफेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम किस एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, तो एंटरप्रेन्योर होना एक बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है कि कौन कौन से फैक्टर आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, उस फैक्टर से आप कैसे अपने आप को सेव कर पाते हैं। तो पहली बात है पॉलिटिकल फैक्टर्स। देखिए, हर एक कोई पॉलिटिशियन नहीं हो सकता, हर एक कोई पॉलिटिकल साउंड नहीं हो सकता, लेकिन पॉलिटिक्स हर किसी को इफेक्ट करती है। विदाउट पॉलिटिकल डेवलपमेंट नेशनल डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप पॉलिटिक्स का मतलब केवल और केवल जो आप सिचुएशन देख रहे हैं वो नहीं है। पॉलिटिक्स होता है लीडरशिप करना, सोसाइटी की डेवलपमेंट की बात करना, न्यू ट्रेंड को सोसाइटी में इंकलकेट कराना। तो पॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं, ये जो है बड़े पैमाने पे हमारे डेवलपमेंट को विकास को प्रभावित करते हैं। अभी करंट गवर्नमेंट जो है ये कहती है कि हम विकास की बात करते हैं, हम लोगों को अधिक से अधिक अपॉर्चुनिटी देते हैं, हम न केवल पर्सन बट नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं वो एक एंटरप्रेन्योर की माहौल को उसके ट्रैवल से प्रभावित करते हैं। अगर पॉलिटिकली सपोर्ट मिलता है तो एंटरप्रेन्योरशिप बेटर तरीके से अपना इंडस्ट्री अपना एंटरप्राइज को डेवलप करता है। अगर पॉलिटिकल फैक्टर्स उसके अगेंस्ट होते हैं तो वो डिसकरेज होता है और आगे बढ़ने से अपने आप को ये करता है। तो पॉलिटिकली फैक्टर जो हैं ये किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए काफी प्रभावी भूमिका में होते हैं। Political factors play the huge role in the development of the entrepreneurship in a given geographical area. This is because politicians decide the types of market that is the place. अब आप प्रोडक्शन तो लगाते हैं, लेकिन मार्केट कैसे होगा, मार्केट में प्राइस कितना रहेगा, आपके प्रोडक्ट है उसका वैल्यू क्या लगेगा, ये एक पॉलिटिकली तरीके से निर्धारित की जाती है। पॉलिटिक्स यानी सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। सरकार किसके द्वारा बनता है, हमारे जो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उस प्रोसेस के द्वारा बनती है। तो एक पॉलिटिकल सिस्टम, एक पॉलिटिकल डिसीजन एंटरप्रेन्योरशिप को काफी प्रभावित करता है। नेक्स्ट है लीगल फैक्टर्स। अब जिस प्रकार की कानून होगी, अंधा कानून होगा तो अंधा राज्य होगा, अगर कानून सही होगा तो सोसाइटी भी सही होगी। तो ऐसा कहा गया है कि हमारे जो लीगल फैक्टर्स हैं ये एंटरप्रेन्योर को भी काफी प्रभावित करते हैं। Entrepreneurs are the dependent upon the law while the variety of the factors. हमारे नियम और कानून जो होते हैं ये भी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट में बहुत प्रभावी भूमिका निभाते हैं। The strength and fairness of the legal system of a nation effect of the quality of entrepreneurship to large extent. This is because entrepreneurship requires the wide variety of legal service to function. तो कोई भी इंडस्ट्री उद्योग लगाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होगी, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको वैलिड डॉक्यूमेंटेशन कराना होगा। छोटी सी एक बिजनेस प्लान करने के लिए भी आपको गवर्नमेंट से अथॉरिटी जो है उस अथॉरिटी से परमिशन लेना होगा, टाइम टू टाइम उसकी गाइडलाइंस तो फॉलो करने होंगे। ये सारी जो चीजें हैं ये एंटरप्रेन्योरशिप को काफी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्सेशन।
ये टैक्सेशन ऐसा चीज है कि हम हर कोई इससे जुड़ा हुआ है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स की बात हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो। गवर्नमेंट दोनों तरह के टैक्स लेती है। अगर आप एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा इनकम लेते हैं तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स के रूप में टैक्स लेती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेती है। यहाँ तक कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो गवर्नमेंट पर टैक्स लेना पड़ता है, चाहे वो SGST हो या सेंट्रल GST हो, तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है। और गवर्नमेंट की जो फंडिंग है वो टैक्स पे ही डिपेंड करता है। जिस प्रकार से गवर्नमेंट टैक्सेशन लेती है उसी से उसके फंड जनरेट होते हैं। तो टैक्सेशन भी गवर्नमेंट अर्निंग का एक प्रोसेस होता है, वह एक रिसोर्सेस है, वह एक सोर्स है, उसी से गवर्नमेंट अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव करती है। The government can also influence the high degree of control on the market through provision of taxation. Some amount of the taxation is necessary for the government to maintain the legal and administrative systems in place for the entire economy. तो टैक्सेशन भी एंटरप्रेन्योरशिप को इफेक्ट करता है। अगर टैक्स कम लगेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा डेवलप होगा, टैक्स ज्यादा लगेंगे तो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का मनोबल थोड़ा कम होगा। अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है कोई इशू नहीं है, अगर फाइनेंशियली थोड़ा वीकनेस है तो टैक्सेशन उनको डिस्करेज कर सकता है। तो ये सारी चीजों को बैलेंस बनाना पड़ता है एक एंटरप्रेन्योर को। नेक्स्ट आप अपने आप को काफी प्रभावित कर सकते हैं। तो आपके पास जितनी पूंजी है, जितने कैपिटल है, वो भी एक एंटरप्रेन्योर को प्रभावित करता है कि आप उसी दायरा में रह करके अपना फाइनेंशियल सेटअप डेवलप कर सकते हैं। द डिग्री टू रीच द कैपिटल मार्केट्स ऑफ द नेशन इज डेवलप आल्सो प्ले अ ह्यूज रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप इन अ गिवन रीजन। Entrepreneur require capital to start risky ventures and also require the instant capital to take up the business quickly if the idea is found to be successful. तो कैपिटल भी एंटरप्रेन्योर को काफी प्रभावित करता है। बिजनेस करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन केवल चाहने से नहीं होगा, उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास फंड होना जरूरी है। और आप अगर लो फंड है तो आपको लो बिजनेस से शुरू करना होगा और धीरे 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 अपने फंड को आप डेवलप करते हुए आप हाइट तक भी जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, चाहे वो टाटा बिरला, बहुत बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने बिल्कुल बिगिनिंग से शुरुआत की, बिल्कुल जीरो लेवल पे स्टार्टअप लिया और आज देश के बहुत रिप्यूटेड पोजीशन पे है, सोसाइटी में उनकी एक बहुत बड़ी रेपो है। तो अगर आप चाहें तो छोटी सी कैपिटल से भी एक बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, एक बड़े एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बड़ी टर्नओवर आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पतंजलि आयुर्वेद कंपनी, बाबा रामदेव ने छोटी सी ऐसे ली और आज देश की सबसे बड़े कंपनियों में से प्रोडक्टिव यूनिट में वो शामिल हो गए हैं। यहाँ तक कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों को भी मात देते हुए आज वो काफी हाइट पे पहुंच गई है कंपनी, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड कंपनी। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास एक ह्यूज कैपिटल हो तभी आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। आप एक बिल्कुल शुरुआत से भी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप इनोवेटिव हैं, तो आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। नेक्स्ट, labor market. Labor is an important factor to production of almost any kinds of product of service or service. अब आप अगर कोई एंटरप्रेन्योर होना चाहते हैं तो लेबर की अवेलेबिलिटी क्या है। आप विदाउट मैन पावर, विदाउट लेबर, विदाउट श्रम के आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो जो लेबर मार्केट है ये भी हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को इफेक्ट करती है। रॉ मटेरियल्स just like labor, raw material consisting of natural resources is also an essential product required for any industry. अब आप एंटरप्रेन्योर तो बनना चाहते हैं लेकिन प्रोडक्शन यूनिट भी लगाना चाहते हैं,
तो क्या प्रोडक्ट करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज पता है आपको, लेकिन किस चीज से करना है, आपके पास क्या रिसोर्सेस है, रॉ मटेरियल क्या है। तो ये अब जिस मात्रा में आपके पास रॉ मटेरियल्स होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना सेटअप डेवलप कर सकते हैं। रॉ मटेरियल्स कंसिस्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेस इज also an essential product required of any industry। तो ये भी आप देखते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्री जो लगे हुए हैं, अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो इंडिया की बहुत सारी जो कंपनियां हैं ऐसी जगह लगी हुई हैं जहां रिसोर्सेस हैं। एग्जांपल के लिए अब आप देखते हैं कि हमारे इंडिया में जो कपड़े के उद्योग लगे हुए हैं, मैक्सिमम या तो सूरत में है, गुजरात में है, या फिर महाराष्ट्र में है। क्यों लगे हुए हैं? अगर आप ज्योग्राफिकल रीजन की बात करते हैं, तीन एरिया में सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल्स हैं। अगर आप कपड़े की बात करते हैं, अगर आप क्लॉथ इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र हो चाहे वो गुजरात हो, यहाँ पे इनके रॉ मटेरियल काफी पाए जाते हैं। यही फैक्टर है कि इन एरिया में क्लॉथ से रिलेटेड इंडस्ट्री काफी लगाए गए हैं। अगर आप बात करते हैं और आयस जहाँ पे हैं, जैसे आप अगर आप टाटा की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा स्टील प्लांट टाटा नगर में लगाई गई जमशेदपुर। उसके पीछे फैक्टर्स क्या है कि वहां जो रिसोर्सेस हैं, एक आयरन ओर जो है वहाँ काफी मात्रा में अवेलेबल है, इसलिए आयरन से रिलेटेड जो कंपनी है वहां स्थापित की गई है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर, अगर आप बात करते हैं केन इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, ऐसे राज्य हैं जहाँ पे केन का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे केन इंडस्ट्री लगाई है, शुगर इंडस्ट्री लगे हुए हैं। तो रिसोर्सेज जो है, रॉ मटेरियल जो है, ये एंटरप्रेन्योर को काफी प्रभावित करते हैं, बल देते हैं कि जहां जितना रिसोर्सेज अवेलेबल होगा उतना ही ज्यादा उसे रिलेटेड इंडस्ट्री लग सकते हैं, प्लांट लग सकते हैं, इंटरप्राइज खोले जा सकते हैं। तो ये फैक्टर है जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में प्रभावी भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। लास्टली, देयर आर सम सर्विस which are required by the almost every industry to flourish. This service should include transport, electricity, etc. Since these services are so basic, they can be referred to as the infrastructure which is required to be developed in a business। अब आपके पास सब कुछ है, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण भी आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप अगर आप मार्केटिंग करना है तो आपको रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एयर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ट्रेन की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो आज जो कनेक्टिविटी है ये बहुत इफेक्ट करता है बिजनेस को। अगर आप ग्लोबली बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको वर्ल्ड लेवल तक आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए हर एक लेवल पे। ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। अगर आप प्रोडक्शन यूनिट में जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कोई भी मशीन आप नहीं चला सकते हैं। विदाउट मशीन आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। मैन पावर से सारा काम नहीं हो सकता है, बड़ी बड़ी मशीनों को चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 24 आवर। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर आपकी अवेलेबिलिटी है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बेटर तरीके से कर सकते हैं। कहता है कि सिंस दिस सर्विस आर सो बेसिक, ये सारे बेसिक सर्विस हैं, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैंड है, बिल्डिंग है, they can refer to as the infrastructure which is required to develop any business। कोई भी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए इन चीजों की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद हम सिलेबस के आगे पार्ट में ये देखते हैं कि हमें कुछ थ्योरी भी पढ़ने हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की कुछ थ्योरीज हैं, थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नंबर 1, इनोवेशन थ्योरी। Entrepreneurs are innovators who introduce new product, new service, or new process to the market। अब आप मार्केट में तब सरवाइव कर पाएंगे जब आपके पास न्यू इनोवेशन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट डिमांड की नॉलेज हो। एक
एंटरप्रेन्योरशिप एक इनोवेटर है और जिसे ये पता है कि मार्केट में न्यू प्रोडक्ट कैसे ला सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट में किन चीजों की डिमांड हो रही है, प्रोडक्ट के साथ साथ नए तरीके से सर्विस भी कैसे दे सकते हैं, तो न्यू सर्विसेज की भी आइडिया होनी चाहिए, एंड देन प्रोसेस टू टेक मार्केट। और पर्पस क्या है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको पूरा करने के लिए हमें मार्केट का भी नॉलेज होना चाहिए इन प्रोसेस ऑफ द मार्केट। तो हम थ्योरी ऑफ इनोवेशन ये देखते हैं कि हम नई चीजों का आविष्कार कैसे पा रहे हैं और नई चीजों के साथ अपने आप को एडजस्टमेंट कैसे कर पा रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को, न्यू ट्रेंड्स को, न्यू सिस्टम को कैसे हम मर्ज कर पा रहे हैं, उनके साथ कैसे सेटअप कर पा रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक थ्योरी। एंटरप्रेन्योर आर रिस्क टेकर, seek profit by exploiting opportunities and allocating resources efficiently। अब कोई इंटरप्रेन्योर्स है तो सबसे बड़ा वो रिस्क टेकर है। इंटरप्रेन्योर तब है जब वो रिस्क गेन करता है, रिस्क लेता है। जब वो रिस्क लेना छोड़ देगा तो वो इंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता। जब इंटरप्रेन्योर नहीं होगा तो उसकी फाइनेंशियल डेवलपमेंट नहीं होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी, और जब उसका डेवलपमेंट नहीं होगा तो उसकी फैमिली की नहीं होगी, सोसाइटी की नहीं होगी, और उसका इफेक्ट हमारे नेशनल डेवलपमेंट पे भी पड़ेगा। तो ये कहता है कि हमारा जो एंटरप्रेन्योर है, रिस्क टेकर है, वो सीक्स प्रॉफिट बाय एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटी। वो सोसाइटी के नीड्स, मार्केट के नीड, पॉपुलेशन की नीड, जो अपने कस्टमर्स हैं उसकी नीड्स को देखता है और उसके अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी देखता है कि इसमें किन चीजों की संभावनाएं हो सकती हैं, एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेस एफिशिएंटली। और उसके पास जो रिसोर्सेस हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस है, उसको वो क्या करता है कि मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग डेवलप करता है। देन इससे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, और ये जो थ्योरी है इकोनॉमिक थ्योरी है। नेक्स्ट, सोशियोलॉजिकल थ्योरी। देख, कोई भी एंटरप्रेन्योर है तो उसे समाज की नॉलेज होनी चाहिए, सोसाइटी की नीड, सोसाइटी का स्टाइल, सोसाइटी के डिमांड्स, नेचर ऑफ सोसाइटी, यानी सोशियोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है। लो इनकम की सोसाइटी है, हायर लेवल की सोसाइटी है, तो जो स्टेटस ऑफ सोसाइटी है, लो लेवल मतलब इनकम, लो इनकम जो बैकग्राउंड के सोसाइटी है, मिडिल बैकग्राउंड की, मिडिल इनकम बैकग्राउंड की जो सोसाइटी है, एंड हाई इनकम सोसाइटी है, ये मिनिमम 3 स्टेज है। तो सोसाइटी का जो इकोनॉमिकल अकॉर्डिंग सोशोलॉजी है, उनकी समझ होना है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। Entrepreneurs are influenced by the social and cultural factors that shape their values, norms and behaviors। अब अगर मार्केट में आपको सरवाइव करना है तो आपको कल्चरल नॉलेज होना चाहिए, सोशल नॉलेज होना चाहिए कि सोसाइटी का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कल्चर है, कौन सा ओकेजन पे किन चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, उस समय आप उन चीजों का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं। ठीक है, उनकी सोशल वैल्यू क्या है, सोसाइटी का नॉर्म्स क्या है, एंड किन लोगों के साथ कैसा बिहेव करना है। ये बहुत बड़ी चीज है कि एक एंटरप्रेन्योर को बिहेवियरल नॉलेज भी होनी चाहिए। सोशल नॉलेज के साथ साथ उसका बिहेवियरल नॉलेज नहीं होगा, तब वो अपने प्रोडक्ट को, अपने मार्केट को, सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाएगा, लोगों के साथ वो इंटरकनेक्ट नहीं हो पाएगा, अपना मार्केट में रेपो डेवलप नहीं कर पाएगा, अपना क्रेडिट डेवलप नहीं कर पाएगा, ख्याति नहीं बना पाएगा। तो इसके लिए उनको क्या होना चाहिए कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का भी नॉलेज होना चाहिए, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स के भी, जिसमें उसको सोशल वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स एंड सोशल बिहेवियर की भी समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं साइकोलॉजिकल थ्योरी। देखिए, ह्यूमन अपने आप में डिफरेंट है, एवरी पर्सन इज डिफरेंट
फ्रॉम अनदर। हर किसी का थॉट प्रोसेस अलग है। एक ही फैमिली में रहने के बाद भी अगर 4 पर्सन है तो चारों की थॉट प्रोसेस अलग होगी, साइकोलॉजिकल नीड अलग होगी, साइकोलॉजिकल थिंक अलग होगी। तो इस कंडीशन को भी समझना जरूरी होता है कि एंटरप्रेन्योर के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप आर मोटिवेटेड बाय देयर पर्सनालिटी, दैट्स such a need of the achievement, locus of the control and self efficiency। तो उन्हें हर एक लेवल पे जो उनकी पर्सनालिटी है, उनके जो डिफरेंसेस हैं, उनके जो नीड्स हैं, उनके जो अचीवमेंट है और उनके जो सेल्फ इफेक्टिवनेस है, इन सबों का जानकारी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, सेंस होनी चाहिए, जिससे वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी बेस्ड थ्योरी। अब ये कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढना। अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो उसको हम अपॉर्चुनिटी के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। कोई क्राइसिस है तो उस क्राइसिस को हम, चैलेंज को कैसे अपॉर्चुनिटी में डेवलप कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यही काम एक एंटरप्रेन्योर का होता है। अपॉर्चुनिटी बेस्ड थ्योरी, एंटरप्रेन्योर आर अलर्ट एग्जिस्टिंग द पोटेंशियल गैप्स इन द मार्केट दैट कैन बी filled by creating value of customers। उन्हें ये होना चाहिए कि जो पोटेंशियल गैप्स है मार्केट एंड पर्सन के बीच, उनके जो गैप है उनको कैसे फुलफिल करना है, इस अपॉर्चुनिटी को वो कैसे पूरा करेंगे, ये अपॉर्चुनिटी का। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट बहुत सारी जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम ला रही है जिससे हम सोसाइटी के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन द बिगिनिंग ऑफ सोशल स्टेबिलिटी। अब एक एंटरप्रेन्योर जो है वो कैसे ब्रिंगिंग सोशल स्टेबिलिटी, समाज में कैसे स्थायित्व ला सकता है, स्टेबिलिटी ला सकता है। नंबर 1, स्टेबिलिटी, establishing self-sufficient society। The self-sufficient society may be established by the productivity evolution in area of production in the country। For that, the entrepreneur increases the production of the business enterprise, fulfill the requirement to the local commodity, encourage savings and capital formation, contribute towards export promotion and import substitution, etc। अब ये करना है कि सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी बनाना है कि आपके पास जो रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस से आप सेविंग कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, और आप इंपोर्ट को कम करना, एक्सपोर्ट को कैसे ज्यादा कर सकते हैं। तो ये काम एक सोशल स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग एथिकल वैल्यू ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की जो एथिकल वैल्यू है इसको भी डेवलप करना। द एंटरप्रेन्योर्स एस्टैब्लिश द एथिकल वैल्यू फॉर द सोसाइटी टू इंश्योर सोशल स्टेबिलिटी। फॉर दैट स्ट्रेस द मेंटेनिंग मोरल वैल्यूज। समाज की जो मोरल वैल्यू है, सोसाइटी के जो नैतिक मूल्य हैं, नैतिक आइडियाज हैं, एंड स्टैंडर्ड इन द कंडक्ट टू पर्सन एसोसिएटेड विद द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। तो वो क्या करना है, एथिकल वैल्यूज को सोसाइटी में भी एस्टेब्लिश करना है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू सोशल डेवलपमेंट। एक एंटरप्रेन्योर का जो रोल है समाज में सोशल डेवलपमेंट करना, सामाजिक विकास करना। द एंटरप्रेन्योर्स ब्रिंग आउट चेंजेस इन द सोशल फ्रेमवर्क थ्रू इनोवेटिव एक्टिविटीज। समाज की जो
वीकनेस है, समाज की जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए भी वो क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। एंटरप्रेन्योर ब्रिंग आउट चेंजेस, सोशल फ्रेमवर्क, न्यू इनोवेटिव जो एक्टिविटीज है उससे समाज में वो नया कुछ करता है, जिससे एक इंस्पिरेशन आता है। न्यू लीड द लीड सोसाइटी टुवर्ड्स प्रोग्रेस बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, new markets and new techniques, new resources, new sources and the establishment of new industries। वो जो चीजें नहीं हुई हैं अभी तक उन चीजों को एस्टेब्लिश करता है, तो लोगों में एक चेंजिंग फेज आता है और उसका इफेक्ट पड़ता है, तो सोसाइटी की थिंकिंग में चेंजिंग आती है, सोसाइटी के सिचुएशन में चेंजिंग आता है, सोसाइटी का स्टेटस में चेंजिंग आता है। नेक्स्ट, लेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोसाइटी के सामने जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करना, ये भी एक एंटरप्रेन्योर का रोल है कि वो जो इकोनॉमिक चैलेंज है उसको कैसे वो मिनिमाइज करेंगे। सोसाइटी स्टिल रिप्लेस many social evils existing in the big cities, like class conflicts, populated environment, slum areas, and social crimes, etc. This may be reduced by a establishment of various business undertaking by the entrepreneur। अब केवल फाइनेंशियल डेवलपमेंट से सोशल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। सोशल डेवलपमेंट के लिए हमारे जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है उनको कंट्रोल करना, पॉपुलेटेड इन्वायरमेंट ये बहुत बड़ी चैलेंज है सोसाइटी के लिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए भी, कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूटेड हो रहा है। एक तरफ हम इकोनॉमिक ग्रोथ करते जा रहे हैं, हम डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, दूसरी चीज हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूटेड हो रहा है। तो इस इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन से मुक्ति के लिए भी हमें क्या करना है, इनिशिएटिव्स लेने हैं। स्लम एरियाज एंड सोशल क्राइम्स, और समाज के जो एरिया है, विकसित क्षेत्र हैं, एंड सोसाइटी में जो क्राइम्स हो रहे हैं, सोशल क्राइम्स हैं, इनको भी क्या करना है, कम करने के लिए दिस मे बी reduce of the establishment of various business undertaking by the entrepreneur। तो इंटरप्रेन्योर न केवल एक फाइनेंशियल डेवलपमेंट की बात करता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की भी बात कर, सॉल्यूशन की भी बात करता है, एंड सोशल इश्यूज जो हैं उनको भी ठीक करने की प्रोसेस करता है। ये सारे प्रोसेस एक इंटरप्रेन्योर के द्वारा ही ये होता है। तो हम लोगों ने ये फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन पार्ट में ये पूरा देखने का प्रयास किया कि इसमें हमें क्या क्या करने हैं, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप द मीनिंग, डेफिनेशन, इन चीजों पे चर्चा की। इस एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, उनकी क्या डेफिनेशंस हैं, इन चीजों की बात की हमने। फिर नेक्स्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की कि क्या क्या एक एंटरप्रेन्योर में कौन कौन से मेरिट्स होने चाहिए, इन पे हमने बात की। नेक्स्ट हमने बात की फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर की, कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो प्लान प्रिपरेशन, साइट सिलेक्शन, प्रोविजंस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेनेंस, सेल्स ऑफ गुड्स, एडवर्टाइजमेंट, सर्च ऑफ फॉर मार्केट, सुपरविजन, रिस्क टेकिंग एंड इनोवेशन। हमने ये फंक्शन की बात की। नेक्स्ट हमने एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर के बीच की जो डिफरेंसेस हैं इस पर भी चर्चा की
कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। एक एंटरप्रेन्योर जो है वो ऑनर है, एंटरप्रेन्योर जो है उनका सपोर्टिव स्टाफ है। नेक्स्ट हमने बात की कुछ आइडियाज के बारे में कि कैसे इनोवेटिव आइडिया से कोई भी एंटरप्रेन्योर एक बड़े इंडस्ट्री ग्रुप में कैसे डेवलप होता है। कोई एक छोटा सा सोच, एक छोटा सा विचार आता है, उन विचारों को अगर हम सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं और उस विचार के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो हम बिग इंडस्ट्री ग्रुप में कैसे डेवलप कर सकते हैं। हमने गूगल की बात की, हमने फिर नेक्स्ट हमने बात की मैनेजर एंड एंटरप्रेन्योर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो अलग अलग बेसिस पे हमने बात की कि मोटिव के अकॉर्डिंग, स्टेटस के अकॉर्डिंग, रिस्क के अकॉर्डिंग, रिवार्ड्स के अकॉर्डिंग एंड इनोवेशन एंड क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैसे एक मैनेजर और एक एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंसेस है, इसमें भी हमने बात करने की प्रयास की। नेक्स्ट हमने ये देखा सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, पर कैपिटा इनकम डेवलप करना है, नेशनल इनकम डेवलप करना है, नेशनल इनकम बढ़ाना है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करनी है, क्रॉसिंग लोकली जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप ग्रुप डेवलप करना है, रिड्यूसिंग अर्नेस्ट एंड सोशल टेंशन अमंग यूथ। स्टूडेंट के सामने आज जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो चैलेंजेस हैं, जॉब से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, उनको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इसके लिए भी हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, सिग्निफिकेंस की बात की। नेक्स्ट इनोवेशन एंड एंटरप्राइज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट हमने बात की एंटरप्रेन्योर प्रोसेस। एक एंटरप्रेन्योर किन किन प्रोसेस से गुजरता है। तो सबसे पहले वो डेवलपिंग बिजनेस प्लान बनाता है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की पूरी प्रोसेस अपनाता है, ब्लूप्रिंट रेडी करता है, फिर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग रिसोर्सेस अवेलेबल करता है, उनके लैंड, बिल्डिंग, मटेरियल्स, मैन, मशीन, इन सारी चीजों का अरेंजमेंट करता है, ऑर्गेनाइज करता है। Then वो एक कंपनी फॉर्म में वो सारी चीजों को मैनेज करता है एंड हार्वेस्टिंग करता है, और टाइम टू टाइम उसमें डिस्कवर करते रहता है कि हमारे बीच इन चीजों के बीच में और हमें किन किन चीजों की और बेसिक चीज की रिक्वायरमेंट है, इसमें हमें क्या क्या चेंज करनी जरूरी है, क्या क्या बेटर करने की जरूरत है, किन चीजों को हमें रिड्यूस करने की जरूरत है, तो इन सारी चीजों को वो डिस्कवर करता है। ये सारे प्रोसेस हम एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस में देखते हैं। फिर हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप को इफेक्ट करते हैं। तो हमने देखा कि लेबर मार्केट जो है, अगर लेबर सस्ते मिलेंगे तो बिजनेस अच्छा होगा, लेबर नहीं मिलेंगे तो बिजनेस नहीं होगा, एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉब्लम होगी, कोई भी सेटअप इंटरप्राइज चलाने में प्रॉब्लम होगी कि विदाउट विदाउट मैन पावर आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, आप अपने सिस्टम को कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो मार्केट पर, लेबर मार्केट पर भी निर्भर करता है कि हमारा एंटरप्रेन्योर कैसे होगा। तो हम जनरली ये देखते हैं कि जहाँ पे सस्ते लेबर मिले, जहाँ पे इफेक्टिव लेबर मिले, जहाँ स्किल लेबर मिले, जहाँ एक्टिव लेबर मिले, वो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में काफी इफेक्टिव हो सकते हैं। दूसरा हमने ये भी देखा कि रॉ मटेरियल्स, आपने सारा चीज प्लानिंग कर ली, सोच लिया, आपने सेटअप भी लगा लिया, लेकिन प्रोडक्शन के लिए आपके पास रॉ मटेरियल्स नहीं है तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो आपको इन फैक्टर को भी देखना है कि आपके एंटरप्राइज के लिए, आपके न्यू जो है ऑर्गेनाइजेशन आप डेवलप करने जा रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो मोटो है, जो प्रोडक्शन है, जो सर्विस है, जो भी है, तो उससे रिलेटेड उसमें जो मटेरियल्स यूज होने वाले हैं, जो रॉ मटेरियल्स लगने वाले हैं, जिससे आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, तो वो कितने अवेलेबल हैं, कितने मात्रा में है, कितने दूर पे हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन का क्या सिस्टम है, इन सारी चीजों को आपको फोकस करना है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी कैसी है, कम्युनिकेशन का क्या, ट्रांसपोर्टेशन का क्या सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या अवेलेबिलिटी है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने कुछ थ्योरी भी देखी, इनोवेशन थ्योरी, इनोवेटिव थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी, सोशोलॉजिकल थ्योरी, साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड अपॉर्चुनिटी बेस्ड थ्योरी। ऐसा थ्योरी जिसमें आपको अवसर दिखता है, अपॉर्चुनिटी आधारित जो सिद्धांत है कि हमें क्या क्या आवश्यकताएं दिखती हैं समाज में और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या अवसर दिख सकते हैं, प्रॉब्लम के साथ साथ अवसर भी आते हैं। तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं, तो ये हमारा अपॉर्चुनिटी बेस्ड थ्योरी में आता है। हम इस पे भी
फोकस करने का प्रयास किए कि अपॉर्चुनिटी बेस्ड थ्योरी। नेक्स्ट है कुछ गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव्स हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आज के टाइम पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स ला रही है कि मैक्सिमम लोगों को स्किल दिया जाए, इनोवेटिव आइडिया दिया जाए, स्टार्टअप दिया जाए, फंड दिया जाए, मुद्रा लोन है, बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे फंडिंग एजेंसियां हैं, बहुत सारे स्किल कोर्स हैं। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है कि मैक्सिमम लोगों को रोजगार के अवसर डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रही हैं। नेक्स्ट हमने इस पर भी बात की कि एक एंटरप्रेन्योर का क्या क्या रोल हो सकते हैं एक सोशल सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो हमने ये देखा कि सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी बनाना, कि अपने आप में पूर्ण होना, हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी के लिए। एक छोटा सा देश जिसको हम जापान के रूप में जानते हैं, ऐसा कहते हैं या ऐसा हम जानते हैं कि 1945 में जापान में बमबारी हो जाती है, जापान की पूरी सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, वहां बिल्कुल अस्थिरता आ जाती है। लेकिन आज जापान वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी संपन्न स्टेट कंट्री है। क्यों? क्योंकि वहां की जो सोसाइटी है वो सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी है। उन्होंने केवल एक प्रण लिया कि हमें जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं, हम उसी रिसोर्स के अकॉर्डिंग अपने को सर्वाइव करेंगे। हम किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होंगे, हम इंपोर्ट कम करेंगे, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, हम इंपोर्टेड चीजों का यूटिलाइज कम करेंगे, नहीं के बराबर करेंगे ही नहीं। तो ये जो फीलिंग आया, जिसके कारण वो आज एक इफेक्टिव कंट्री के रूप में डेवलप हुए हैं, एक पावरफुल कंट्री के रूप में हुए हैं। और वहां कोई भी मैन पावर जो है वो यूजलेस नहीं है, वो वहां पे अनस्किल्ड नहीं है। या फिर ये हमने कह सकते हैं कि वहां के जो मैन पावर है वो इस स्ट्रेस में नहीं है कि हमारे सामने अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है। तो अनएम्प्लॉयमेंट वहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी का डेवलपमेंट किया। और हम भी अगर ऐसा चाहे तो कर सकते हैं। एक्शन में ये देखा कि इथिकल वैल्यू ऑफ सोसाइटी, एक एंटरप्रेन्योर क्या कर सकता है कि सोसाइटी का जो एथिकल वैल्यू है उसको डेवलप करता है। तो वो क्या करता है, स्ट्रेस मैनेजिंग करता है, मोरल वैल्यू को डेवलप कर सकता है, न्यू आइडिया को डेवलप कर सकता है, एंड एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सोसाइटी के सामने ये रखता है। जैसे सोसाइटी मोटिवेट होती है, सोसाइटी एक्टिव होती है, और सोसाइटी के अंतर्गत एक पॉजिटिवनेस आता है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योर जो है वो सोसाइटी में चेंजिंग लाता है, और वो केवल फाइनेंशियल डेवलपमेंट नहीं करता है, सोशल डेवलपमेंट भी करता है। जैसे सोसाइटी अवेयर सोसाइटी होती है, एंड चेंजेस ऑफ सोशल फ्रेमवर्क, समाज की जो रचनाएं हैं, सोशल फ्रेमवर्क है, उसमें भी बहुत सारी चेंजिंग करने का प्रोसेस होता है। इससे न्यू इनोवेटिव एक्टिविटीज के आधार पे वो क्या करता है, समाज को न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू ट्रेंड्स, न्यू रिसोर्सेस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज के माध्यम से सोसाइटी में चेंजिंग लाने का प्रयास करता है। और तो सोसाइटी में बहुत सारे पॉजिटिवनेस आता है। लेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको भी मिनिमाइज करता है। सारी जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करता है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट की प्लान करता है। तो समाज में एक नई पॉजिटिव वातावरण की निर्माण होती है, और कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं, इन्वायरमेंटल जो इश्यू हैं वो भी मिनिमाइज होते हैं, श्रम एरिया की भी जो इश्यूज हैं वो भी प्रॉब्लम होता है, एंड सोशल क्राइम्स है, क्योंकि सोशल क्राइम तब होता है जब ह्यूमन स्किल होने के साथ साथ, नॉलेज होने के साथ साथ, टैलेंट होने के साथ साथ अनएम्प्लॉयड है, वो वर्कलेस है। तो अगर उन्हें हम वर्क लेवल पे वर्क फोर्स के रूप में उनको इंगेज करेंगे तो क्राइम स्वाभाविक है कि कम होगा। क्राइम कब होते हैं, जब वो वर्कलेस होता है। मैन पावर कहा गया कि खाली मन शैतान का घर। तो खाली मन अगर हम रखते हैं तो स्वाभाविक है कि उनके अंतर्गत कोई ना कोई चीज ऐसा आएगा जिससे वो क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे। तो उन्हें क्रिएटिव करने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, उन्हें प्रोडक्टिव बनाए रखने के लिए, सोशल क्राइम को कम करने के लिए भी एक एंटरप्रेन्योरशिप का काफी रोल है। वो सोसाइटी में चेंजिंग लाते हैं। दे मे बी रिड्यूस द
establishment of various business undertaking by the entrepreneurs। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सोसाइटी में डेवलपमेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो न्यू आइडिया, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एनर्जी, न्यू करेज और सोशल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, ये सारे जो पर्पस हैं ये केवल और केवल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के द्वारा सॉल्यूशन देने में सक्षम है। थैंक यू एवरीवन। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो एक बार पूछ सकते हैं। सर एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस होता है? देखो बेटा, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। डिफरेंसेस ये है कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपनी थॉट रखता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, वो प्लानिंग करता है और उनके प्लान को जो एग्जीक्यूट करता है, वो उसको इंप्लीमेंट करता है, वो है एंटरप्रेन्योर। जैसे कि मान लीजिए हमने एक इंडस्ट्री लगाई, मैंने एक प्लांट लगाया, ये मेरा प्लान है और मैंने 4 लोगों को उस काम को करने के लिए एम्प्लॉय के रूप में रखा, तो ये एम्प्लॉय जो है वो एंटरप्रेन्योर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, एनी? किसी के और कोई डाउट है? आयुष गुप्ता, नैना अग्रवाल, यस सर। नैना, आपके कोई डाउट्स हैं? नो सर। गुंजन, तो मैं क्लास कंप्लीट करूं? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।